हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदैत एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ ही दिन में या 2 ही दिन में आपका पटवारी का एग्जाम होने वाला है और आपने साल भर से या कुछ महीनों से जो मेहनत करी हुई थी उसका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो 24 तारीख की शाम तक आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 24 तारीख को शाम को 4 बजे हम आपके साथ होंगे लाइव पेपर डिस्कशन पर और आप होंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे 3 घंटे के लिए अपना एग्जाम देते हुए। तो दोस्तों, मन में जो परेशानियां आ रही थी, जो डिमोटिवेशन आ रहा था, जो डिस्करेज हो जा रहे थे एग्जाम से डर कर, तो एक हफ्ते कैसे गुजारे इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर नहीं देखा है आपने तो जाकर आप इस चैनल पर देख सकते हैं, वो वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन आपको जरूर मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। लेकिन जब एग्जाम हॉल में पहुंच जाए और वहां जब एग्जामिनेशन के समय पेपर आपके सामने हो तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप अपने आप को कैसे एनालिसिस करें कि कितने क्वेश्चन बनाने से मैं इस क्वेश्चन को, इस पेपर को मैं क्लियर कर लूं। तो मैं आपका ये जो दुविधा आपके मन में है उसको दूर करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिलेबस आपको पता होगा कि दोस्तों आप सभी ने कंप्यूटर का पहला पार्ट, हर क्वेश्चन में जब पेपर हमने एनालिसिस किया भी है तो पहला पार्ट जो होता है 20 क्वेश्चन का वो होता है कंप्यूटर का। तो दोस्तों, 2 तरह के लोग एग्जाम में अपियर होने वाले होते हैं। मतलब जो प्रिपेयर कर चुके हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो तुक्केबाजी में करने वाले हैं उनसे हम ये बात नहीं कर रहे हैं, जो सीरियस कैंडिडेट है उनके लिए बात कर रहे हैं। तो 2 लोग होते हैं, मैं कैटेगरी वाइज कर दूं तो एक होता है जिसका मैथ्स स्ट्रांग होता है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, और एक जो होते हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं। तो दोस्तों, उन दोनों के लिए जो कंप्यूटर होता है वो दोनों के लिए न्यूट्रल होता है। आप दोनों ही लोग बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अपियर हो सकते हैं। तो 20 में से कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें तो आपका ये पेपर, ये वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, 16 से 18 सवाल आप इस वाले पार्ट पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज्यादा बनते हैं बेहतर है, कम बनते हैं तो प्रैक्टिस करिए। और अभी अपने आप को देखिए एनालिसिस करके, जब अगर मॉक टेस्ट आप दे रहे होगे हमारे साथ, अगर आप जुड़े होगे मॉक टेस्ट लाइव में, तो वहां पर अगर आपसे क्वेश्चन 20 में से अगर 18 से 16 क्वेश्चन अगर आप बना पा रहे हो, इट मींस आप सही जा रहे हो। इतने ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी अपियर होके आना है, ठीक है। अगर ज्यादा बनते हो बेहतर है, बट इसके ज्यादा अगर 16 बना लियो, 17 बना लियो, तो आगे जाकर तुक्का मारो, ऐसा मत करना, ठीक है। रिस्क लेने वाली बात वहां पर बिल्कुल भी नहीं बनती है। दूसरा आता है आपका लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज कंबाइंड अगर मैं कहूं हिंदी और इंग्लिश, तो यहां पर भी 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं इंग्लिश मीडियम से और एक होते हैं हिंदी मीडियम से। दोस्तों, अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश वाला पेपर आपका अच्छा जाएगा, हिंदी में थोड़ा सा आप कमजोर हो सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं 20 नंबर देखूं तो इस 20 क्वेश्चन में से, जो कि 20 क्वेश्चन है तो 20 नंबर ही होंगे आपके लिए, तो उसमें से आपको 14 से 16 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। मतलब इंग्लिश और हिंदी मिलाकर आपको 14 से 16, मतलब अमूमन मान लीजिए हम 15 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लेना है। तो जो हिंदी वाले होंगे उनका हिंदी बहुत स्ट्रांग होगा, जो इंग्लिश वाले होंगे उनका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होगा। तो इंग्लिश वाले हिंदी में 10 में से 8 मार के आएंगे और हिंदी में आप 6 से 7 क्वेश्चन लगा सकते हैं। हिंदी वाले आप अपने हिंदी पेपर में आप 10 में से 8 क्वेश्चन सही करके आएंगे और इंग्लिश में आप 7 क्वेश्चन सब सही करेंगे। तो ओवरऑल आप ऑन एन एवरेज 16 से 15 या 16 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, तो आप सेफ साइड रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश की बात करता हूं। अब आती है बात मैथ्स की। मैं जिस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया था मेरे द्वारा कि मैथ्स वाले कौन अलग कैंडिडेट होंगे और नॉन मैथ्स वाले अलग हो जाएंगे, तो ये वही सब्जेक्ट है। तो मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर टोटल 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैं मैथ्स को 30 और रीजनिंग को 15 क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो, आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो, तो रीजनिंग और मैथ्स मिलाकर जो 45 क्वेश्चंस आते हैं आप वहां पर 30 से 32 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप 40 टू 40 क्वेश्चन के आसपास करके आएंगे। बट मैं तो चाहूंगा 45 कर आए, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां पर आपको तुक्केबाजी काम नहीं चलेगी, आप उसको लॉजिकली सॉल्व करोगे और आपको आंसर मिलेगा। मैथ्स वालों से उम्मीद है कि वो 42 और 45 के बीच पर बनाकर आए, और जो नॉन मैथ्स वाले हैं वो 35 क्वेश्चन तक इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो ओवरऑल 45 से बता रहा हूं मैं, मैथ्स और रीजनिंग को इकट्ठा करके कह रहा हूं। तो 45 क्वेश्चन में से आप टोटल 35 क्वेश्चन नॉन मैथ्स वाले और मैथ्स वाले 42 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। अब क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड है तो जीएस थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, और जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले होते हैं उनका जीएस स्ट्रांग हो जाता है। तो जो मार्क्स आपने मैथ्स और रीजनिंग में लूज किए थे वही मार्क्स को आपको गेन करना है सामान्य ज्ञान में, जो आपका एकदम स्ट्रांग पार्ट होगा, जहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब करंट अफेयर और एनवायरमेंट सब कुछ शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वाले पार्ट में से 35 में से आपको 25 में से 30 क्वेश्चन लेकर आने ही, सॉल्व करने पड़ेंगे सही सही, ठीक है। 25 वाले वो जिसने मैथ्स में अच्छा किया था वो 25 क्वेश्चन पर एडजस्ट कर सकते हैं, और नॉन मैथ्स वाले जिन्होंने वहां पर 35 क्वेश्चन में एडजस्ट किया था उनको यहां पर 30 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मैथ्स वाले यहां पर बैलेंस करेंगे और नॉन मैथ्स वाले भी यहां पर ही बैलेंस करेंगे। तो बात समझ में आ गई। और आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर गलतियां नहीं होनी चाहिए। फैक्चुअल वाली पार्ट है, हाँ तो हाँ, ना तो ना वाली बात है। इसमें तुम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते जीएस वाले पार्ट में, सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में। फिर बात करते हैं सामान्य जानकारी छत्तीसगढ़ की।
छत्तीसगढ़ का जो जीके होगा, जनरल जो नॉलेज होती है, उस पर कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 15 क्वेश्चन आपके सामने हाजिर होते हैं और इन 15 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 13 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कम से कम 13 क्वेश्चन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पार्ट है, सीजी का सिलेबस छोटा होता है। यहाँ से आप बेसिकली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, क्योंकि पॉलिटी यहाँ पर होता ही नहीं है, यहाँ पर पंचायत होता है, आसान सवाल उसमें से पूछे जाएंगे। फिर आता है करंट अफेयर, उस करंट अफेयर में से 15 क्वेश्चन में से आप 13 से 14 क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। मुद्दा यह है बताने का आपको कि आपको किसी भी एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स लेकर नहीं आना है, आपको 100 मार्क्स लाना ही नहीं है। अब एक छोटा सा मैथ समझते हैं यहाँ पर, ठीक है, नॉन मैथ्स वाले हो तो भी समझना, मैथ्स वाले हो तो भी समझना। अगर आपने टारगेट किया कि मुझे 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपके पास टोटल 3 घंटे होते हैं दोस्तों, मतलब 180 मिनट का समय होता है, तो उस 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। उस 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन बना के आने हैं, तो आपको लगभग 72 सेकंड लगते हैं एक क्वेश्चन के पीछे। 72 सेकंड्स आप लोगे एक क्वेश्चन के लिए, जो कि काफी ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन पर आप टाइम स्पेंड कम करते हो। लेकिन अगर आपने टारगेट बना के रखा कि नहीं मुझे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, मुझे 120 से 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो जब आपने क्वेश्चन की क्वांटिटी कम कर दी, इसका मतलब कि आपको एक क्वेश्चन पर टाइम ज्यादा स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। जब किसी क्वेश्चन में आप टाइम ज्यादा स्पेंड करोगे, इसका मतलब कि उस क्वेश्चन से आपको एक्यूरेसी 100% हो सकती है और उस क्वेश्चन का आंसर सही आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यह याद रखना कि आपको एनालिसिस करना होगा, ठीक है, कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब एनालिसिस किस पॉइंट पे होगा कि आपने 6 महीने 7 महीने साल भर से प्रिपरेशन किया हुआ है, आपको पूरे पेपर पिछले बार के पता है, तो आप अब इतने काबिल तो हो कि अंदाजा लगा सकते हो कि क्वेश्चन पेपर इजी है कि हार्ड है। बेटा अगर इजी क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो आपका कट ऑफ ऊपर जाएगा, अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड आ रहा है तो आपका जो कट ऑफ होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट करना है। बहुत लोग 100 क्वेश्चन पर जाकर अटक जाते हैं। अब कैसे करेंगे? जब पहले फेज में आप अटेम्प्ट करते हो तो आपने 90 से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, अब बारी आती कट ऑफ को क्रॉस करने की। तो दोस्तों क्या करना, आप उन क्वेश्चन को अलग कर लो जिस क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन में से डाउट है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें 2 में डाउट आ रहा है, उन सभी क्वेश्चन को अलग कर लेना, उसको अटेम्प्ट मत करना पहले फेज में। जब सेकंड रीडिंग करोगे तो जो क्वेश्चन में जो 2 ऑप्शन में डाउट था, 4 में से 2 में डाउट था आपको सिर्फ, तो आप वहां पर एक तुक्का ले सकते हो। तुक्का कैसा होता है कि यार आपके पास टोटल 1/4 के नेगेटिव होते हैं और एक नंबर प्लस पे मिलता है। मतलब तुमने अगर 5 तुक्के मारे, उसमें से अगर तुम्हारा एक भी सही हो गया तो तुम्हें एक सही के लिए 1 नंबर मिलेगा और 4 गलत के लिए तुम्हें 1/4 -1/4 -1/4 -1/4, 4 बार -1/4 मतलब -1, और -1 +1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि 5 में से तुम एक ही सही करोगे, बाकी सब। अगर मान लो तुम्हारे 5 में से 2 सही हो जाते हैं तो तुम्हें 2 नंबर मिलेंगे और कटे कितना? -1/4 -1/4 -1/4 मतलब -3/4 मतलब 0.75 कटेगा। तो तुम्हें यहां पर तुमने नंबर गेन किया, तुमने 1.25 मार्क्स गेन कर लिया। तो तुक्के तभी मारना जब तुम्हारे पास कोई 2 ऑप्शन में तुम कंफ्यूज हो गए। हाँ, जहां पे तुम 3 या 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होगे तो ब्लाइंड तुक्का खेलने का बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, ठीक है। और एनालिसिस करना कि क्वेश्चन पेपर इजी है कि हार्ड है, उसके बेसिस में ही तुम आगे बढ़ना और देखना कि हमें यहाँ पर कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कितना नहीं। अगर पेपर टफ आ रहा है दोस्तों तो 120 तक जाकर सेट हो जाना, अगर पेपर इजी लग रहा है तो 120 प्लस में जाने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, अब डो नॉट ओवर थिंक। अब तुम एग्जाम हॉल में बैठ के मत सोचना कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ की चिंता एग्जामिनर की है, कट ऑफ की चिंता सीजी व्यापम की हो रही है, तुम्हारी चिंता नहीं है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर, अपनी चीजों पर तुम सिर्फ फोकस करना कि तुमने जितना पढ़ाई किया हुआ है वो तुमने डिलीवर किया है कि नहीं किया है, ठीक है। इतना ही तुम्हारा टास्क होगा। कट ऑफ की चिंता बिल्कुल भी नहीं करोगे। कट ऑफ की चिंता बाकी सब पे छोड़ देना, एग्जाम जब आएगा तब देखना। तुम अपना 100% देकर आना। ओवर थिंकिंग नुकसान कर देती है। डिस्कस किया था 100% अटेम्प्ट करना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 130 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करके आना है और वो भी सही करके आना है। तो तुम्हारा एक क्वेश्चन में जो टाइम स्पेंड हो जाएगा दोस्तों वो बढ़ जाएगा। तो सबसे आखिरी चीज कि बिलीव इन योरसेल्फ। अब पर खुद पर यकीन करो, तुमने बहुत मेहनत करी है, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है, तुमने बहुत कोशिशें करी हैं और तुम्हारी कोशिशें जरूर कामयाब हो जाएगी। तो खुद पर बिलीव करो एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल, ठीक है। तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे, तुमको रोकना पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम अपने पर यकीन कर रहे हो, तुमने बहुत मेहनत करी है और तुम 100% देकर आओगे और जीत तुम्हारी होगी दोस्तों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। तुमने सोच लिया तुम्हें करना है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा ना, यू आर अनस्टॉपेबल, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बस इसी पावरफुल सोच के साथ तुम जाओगे एग्जामिनेशन हॉल पे और रॉक करके आ जाओगे। और दोस्तों जब ओएमआर शीट मिले तो बहुत ध्यान से, तुम्हारी पूरी मेहनत एक झटके में खराब हो सकती है। एक गलत डॉट लगा दोगे रोल नंबर पे, गेम ओवर।
ठीक है, तुम क्या करोगे, सही सही पेंसिल ले जाना, हल्का हल्का डॉट मारना, क्रॉस चेक करना रोल नंबर सही लिखा है नहीं लिखा है, उसके बाद उसमें कलर करना। अगर छोटी सी गलती हो जाएगी दोस्त, पेपर चेक नहीं होगा, भले तुमने 150 नंबर क्यों नहीं लेकर आ गए। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत कामली जाना एग्जाम देने के लिए, ईश्वर को याद करना, बढ़िया नींद लेना, अच्छा खाना, पॉजिटिव सोचना। अगर दिमाग टेंशन में है ना, तो किसी पेपर पे कुछ लिखते रहना, कुछ भी लिखते रहो, कुछ भी लिखते रहो, फालतू लिखते रहो। कुछ देर के बाद तुम्हें सब कुछ रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा। दिमाग बीच में ना पॉज लेता है, तो उस पॉज में ना उसको कंटिन्यू कुछ करवा दो, फालतू काम करवा लो बिना सोचे वाला। उसके बाद तुम्हारा दिमाग वापस प्रोसेस करना चालू करेगा और डबल स्पीड से आगे बढ़ेगा। जितना चीज पढ़ लिए थे सब कुछ तुमको वापस लौटा देगा। लो रखो, ठूस लो, दे दो एग्जाम में सब कुछ। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है, तुम सब हमारी फैमिली के मेंबर हो और हमेशा जुड़े रहेंगे साथ में, और तुम सब कुछ ना कुछ जरूर करोगे, और खासतौर से इसी एग्जाम में कुछ करोगे, झंडे गाड़ कर आ जाओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड बी द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।